नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सब कुशल मंगल होंगे। एक बार जल्दी से सारे जुड़ जाइएगा। मैं प्रदीप पहल एक बार जल्दी से आज के लिए आज का नया सेशन आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर का। एक बार जल्दी से सारे जुड़ करके सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भाई। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आने वाला मतलब जो कल ही आपको जो है शाम 4 बजे से और रात 11 बजे तक आपको एक बहुत अच्छा मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है। और जिसमें हम आपको जब हम इसके बारे में हम बात करें तो सुबह मतलब जब शाम को 3 बजे से लेकर के और 7 बजे तक मैं आपके साथ हूँगा। उसके बाद जो है 7 से 9 बजे तक आपको जो है पूजा मैम आपके लिए क्लास आपको लेके आएँगी और 9 से 11 बजे तक आपको जो है राकेश सर जो हैं इस सेशन को लेकर के आएँगे। तो शाम को 3 बजे से लेकर के लगभग 11 बजे तक हम हरियाणा जीके का ऐसा डोज़ आपको देने वाले हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, भई बिल्कुल हरियाणा जीके में इससे बाहर कुछ हो नहीं हो सकता है। मतलब इसमें आपको जो हरियाणा जीके एंड करंट अफेयर हरियाणा जीके एंड करंट अफेयर मतलब एक तरीके से जो है एक हम बात करें तो हरियाणा जीके के 3 महारथी आपके सामने होंगे। तो इस सेशन को ज़रूर देखना है। और इस सेशन को इवेंट बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। तो इस इवेंट को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के पास, जहाँ भी हो सकता है इसको लाइक करना। और मे बी आपके लिए इतना अच्छा रामबाण क्लास साबित हो सकती है ये। तो इस सेशन के लिए ज़रूर आप कल जो आइएगा, नहीं तो डेफ़िनेटली आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। दूसरा, आपको कोई भी आपको बैच जो है लेना है तो आप एग्जाम्पुर ऐप से ले सकते हैं। और अभी 60% डिस्काउंट उस पे चल रहा है, सुपर 60 कोड लगाएँगे तो। और 30% आपको बुक्स पर आपको मिल जाएगा। यदि आपको हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो किसान बैच आप ले सकते हैं, उस पर भी आपको ये जो है अवेलेबल है। चलो शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि हाल ही में कौन-सा देश यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिली है? मतलब एक यूरोपियन यूनियन की जब हम बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन, इस यूरोपियन यूनियन की जब मैं बात करूँ तो ये 1993 की बात है, 1993 की। 1993 की बात है कि जब इसको बनाने की जब बात आती है 1993 में। लेकिन जब मैं इससे थोड़ी-सी और पहले मैं चला जाऊँ, तो ये भी कहा गया था कि जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं, उस दूसरे विश्व युद्ध के समय की जब हम बात करें, उसके बाद ये सोचा गया, 6 देश थे कुल, उन 6 देशों ने मिलकर के सोचा कि हम एक ऐसा मतलब यूरोप की एक यूनियन बना लेते हैं, ठीक है? और वो 1956 की बात है, 1956 की, ठीक है? 1956 में कि ये सोचा गया कि हम इस तरीके से एक संगठन बनाएँ, लेकिन वो बना 1993 में, 1993 की जब हम बात करते हैं तो। जब मैं 1993 की जब बात करता हूँ तो आपको यदि आपको आपसे कोई पूछे कि जब ये बनाया गया तो उस समय पर इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो उसकी जब हम बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस है। ब्रुसेल्स की जब हम बात करते हैं तो बेल्जियम का आप ज़िक्र कर रहे होंगे। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं तो एट प्रेज़ेंट की जब हम बात करें तो इसमें 27 देशों को इसमें शामिल किया हुआ है। 27 देश इसमें शामिल हैं। वैसे कोई भी नया देश इसमें शामिल होना हो तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बड़े आसानी से शामिल हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपने लास्ट देखा होगा कि लास्ट जो कोई भी कंट्री इसमें शामिल हुआ था, वो कंट्री इसमें क्रोएशिया शामिल हुआ था। मे बी आपने सुना हो पहले। इसमें कौन शामिल हुआ था? क्रोएशिया। क्रोएशिया की जब बात करेंगे तो उन्होंने 8-10 साल लगाए थे, ठीक है? मतलब लगातार उन्होंने एप्लीकेशन डाली कि भाई साहब यार हमें शामिल कर लो इसमें। तो क्रोएशिया इसका सदस्य बना था, रिसेंटली 2013 की बात है। और अभी हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन की जब सदस्यता की बात आती है, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो यूक्रेन, जिसके साथ अभी हाल ही में रसिया जो है उलझा हुआ है। और रसिया की यूरोप की वजह से बनती नहीं है, लेकिन जो है यूरोप बहुत अच्छा खासा कई सारे तरीके से रसिया पर डिपेंड करता है, ठीक है? और यूक्रेन ने अभी कोशिश किया है कि भाई 28 तारीख को ही वहाँ के प्रधानमंत्री ने और वहाँ के जो है एक तरीके से जो सत्ता पार्टी है उसके अध्यक्ष की बात करें या राष्ट्रपति जी की बात करें, तो सबने मिलकर के साइन करके दिया है यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन को, आखिर हमें भी इसमें शामिल कर लिया जाए भाई, ठीक है? हमें शामिल कर लेंगे तो मे बी आपका सहायता हमें मिल जाए, क्योंकि अभी तक जो भी देश केवल जुबान से बोल रहे हैं, कोई उसकी हेल्प करने को वो नहीं है। जब मैं बात करता हूँ, अभी हाल ही में आपने नाम सुना होगा तुर्की का नाम सुना है? तुर्की। जब मैं तुर्की की बात करता हूँ, तो तुर्की के पास बहुत सारे अधिकार हैं कि तुर्की को बोल रहा है क्रोएशिया ने कहा कि भाई साहब
जो आपके यहाँ से जो भी हवाई जो भी समुद्री जहाज आता है ना, उसको आप रोक सकते हो? बिल्कुल जी। इन्होंने इनके पास अधिकार दिया हुआ है टर्की के पास, तुर्की, ठीक है? जिसकी जब हम बात करते हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में माना जाता है रसिया की तरह, ठीक है? तो उसी तरीके से जब हम बात करता हूँ तो टर्की के पास अधिकार है, लेकिन टर्की कर सकता है ऐसा, लेकिन युद्ध की स्थिति में ऐसा कर सकता है कि वो जो है अपने यहाँ से जो गुज़रने वाले समुद्री जहाज़ों को रोक सके, ठीक है? बिल्कुल जी, ये युद्ध की स्थिति में, लेकिन टर्की अभी ये मान रहा है कि ना यार, रसिया और यूक्रेन का तो युद्ध ही नहीं हो रहा है अभी तो, वो उसको युद्ध ही नहीं मान रहा है। मतलब कहीं न कहीं अभी जो है वो यूक्रेन का साथ टर्की नहीं दे रहा है। तो अभी सिचुएशन बड़ी ऐसी खराब चल रही है हमारे जो एक तरीके से जब हम बात करें यूक्रेन का जिक्र आता है, जब इंडिया का जिक्र आता है, तो ने यूक्रेन से भारत ने यूक्रेन से जो भी भारतीयों को लाने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो वहाँ रहता हो, जो जॉब करते हैं, उन सभी को इंडिया में लाने के लिए जो है, इंडिया में लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला रखा है। मैं मतलब 3 से 4 क्वेश्चन पूछूंगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है, इसको बेशक नोट कर लेना। बताइएगा कि भारत के जो हैं नागरिक जो यूक्रेन में रहते हैं, उनको वहां से लाने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन चला रखा है इंडिया ने, ठीक है? एयर इंडिया ने सबसे पहले, जो कभी से जब गवर्नमेंट ये संस्था होती थी, उस समय भी एयर इंडिया ही ज़्यादा हेल्प करती थी, लेकिन अभी तो एयर इंडिया ने ही अभी शुरुआत करी है, 7 से 8 चक्कर लगा चुकी है यूक्रेन के वो। लेकिन उसके अलावा जो अन्य हमारी जो एजेंसीज हैं, अन्य एजेंसीज जो जिसकी हम बात करें, वो एजेंसीज भी क्या कर चुकी हैं, बिल्कुल जी, उन एजेंसीज की बात करेंगे तो वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि जी हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी जो है वहाँ से भारतीयों को निकाल सकें। तो कौन सा जो है वो ये अभियान का नाम क्या है, वो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, हाल ही में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? सौरभ चौधरी की जब हम बात करते हैं, ये सौरभ चौधरी की जब हम बात करूं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सौरभ चौधरी का संबंध कहाँ से माना जाता है। सौरभ चौधरी का संबंध की जब हम बात करेंगे तो उनका संबंध माना जाता है शूटिंग से, ठीक है? ये शूटिंग से इनका संबंध माना जाता है, और इनका संबंध हम कहाँ से मानते हैं? ये यूपी से इनका संबंध है, यूपी में से इनका संबंध है शूटिंग में। हाल ही में जो है इनकी जब हम बात करेंगे तो इन्होंने एक पदक जीता है, कहाँ की जब हम बात करते हैं, आईएसएसएफ की जब हम बात करता हूँ, जल्दी से आईएसएसएफ का एब्रिविएशन बता दो भाई। आईएसएसएफ की एब्रिविएशन बता दीजिएगा जल्दी से, कि इंटरनेशनल जो है शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है या कुछ और है, बताइएगा जल्दी से, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, क्या है? स्पोर्ट्स फेडरेशन की जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ की जब हम बात करते हैं, तो उस टूर्नामेंट में सौरभ चौधरी की जब हम बात करेंगे तो ये जो अभी जो चैंपियनशिप या टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो वो कहाँ पर हो रहा था? अभी इसका आयोजन की जब हम बात करते हैं तो मिस्र में आयोजित हो रहा था, मिस्र में। मिस्र की एक शहर है, आपने नाम सुना होगा, काहिरा, ठीक है? इस काहिरा में इसका आयोजन हो रहा है, आईएसएसएफ जो शूटिंग चैंपियनशिप की जब हम बात करेंगे, और ये 26 मार्च को शुरू हुआ है। 26 मार्च से शुरू होकर के, जब अभी 26 फरवरी से शुरू होकर के, 26 फरवरी की जब हम से शुरू होकर के 8 मार्च तक ये चलने वाला है, ठीक है? 26 फरवरी से 8 मार्च आईएसएसएफ शूटिंग फेडरेशन का जो है ये चैंपियनशिप जो है अभी हो रही है। और इस आईएसएफ चैंपियनशिप की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने 10 मीटर 10 मीटर स्पर्धा की जब हम बात करते हैं, 10 मीटर स्पर्धा की जब हम बात करेंगे, तो उसमें शूटिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे तो उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है, याद रखिएगा। इसकी जब हम बात करेंगे 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच में जिसका आयोजन हो रहा है, इसमें लगभग जब हम बात करेंगे तो इसमें 60 देश इसमें भाग ले रहे हैं। 60 देशों के लगभग 500 प्लस जो हैं वो खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस शूटिंग चैंपियनशिप में। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की जब हम बात करते हैं तो इनका नाम लिया जाता है, याद रखिएगा, सौरभ चौधरी। और मे भी इसमें जब हम बात करेंगे तो एक नाम सुना होगा आपने, ईसा सिंह। इसके अलावा ईसा सिंह की जब हम बात करते हैं, ईसा सिंह, उन्होंने भी हमें सिल्वर मेडल दिलाया है, ईसा सिंह के द्वारा भी सिल्वर मेडल जीता गया सौरभ चौधरी के अलावा जब हम बात करेंगे तो, ठीक है? इसको आप नोट करके रखिएगा भाई, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब मैं इनकी बात करता हूँ तो अभी हाल ही में मनु भाकर की जब हम बात करेंगे तो उन्होंने
भी पदक हमें दिलाए थे जब टोक्यो ओलंपिक के जस्ट बाद की जब हम बात करते हैं तो। अगला आता है, हाल ही में किस राज्य ने कौशल विज्ञान योजना नान जो है मुथलवन की जो है शुरुआत की है? बताइएगा इसका आंसर आप क्या देने वाले होंगे? जल्दी-जल्दी कमेंट करके आंसर दें कि भई किस राज्य ने कौशल विज्ञान योजना नान मुथलवन की शुरुआत अभी हाल ही में की है? तो किसने की है? ये एक बार कमेंट करके आपको बताना है। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें भाई। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो ही बात बनेगी भाई। ठीक है? तो इसकी हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत किसने की है? ये योजना की जब हम बात करेंगे तो इस योजना का के शुरुआत जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी जब हम बात करते हैं तो कब से शुरुआत हुई है भाई? 1 मार्च से। और जब हम इसकी राजधानी की जब हम बात करते हैं चेन्नई में, चेन्नई। जब आपसे कोई पूछ ले एक बात, ये बताइएगा कि तमिलनाडु की जब हम बात करेंगे, वो तमिलनाडु जो पहले किस नाम से जाना जाता था? तमिलनाडु को हम पहले किस नाम से जानते थे भाई? तमिलनाडु को हम पहले मद्रास नाम से जानते थे, ठीक है? ये मद्रास नाम से जब हमारा संविधान बना 26 जून 1950 को, इसका मतलब उस समय से, मतलब हमारी आज़ादी आज़ाद हुए तब से जो है वो हमारा मद्रास जो है वो एक राज्य के रूप में था, ठीक है? मद्रास एक राज्य के रूप में था, चाहे वो आज़ादी के 1947 से हम बोल सकते हैं या फिर जब से हमारा गणतंत्र बना है, हम भारत देश एक गणतंत्र बना, तब से लेकर के हमारा एक मद्रास राज्य है। लेकिन ये मद्रास नाम तमिलनाडु कब होता है? मद्रास नाम तमिलनाडु कब होता है? तो इसको आंसर आपको पता होगा मे बी उस 1969 में, 1969 में इस मद्रास का नाम क्या बोला जाने लगा? इसको हमने तमिलनाडु के नाम से इसको जानने हम लगे हैं। मद्रास को किस नाम से जानने लगे? तमिलनाडु के नाम से इसको हमने जानना शुरू किया। इसको ये आप नोट करके रखिएगा। बिल्कुल जी। तो तमिलनाडु ने जो है मद्रास की जब हम बात करेंगे, लेकिन कोई आपसे पूछे कि चेन्नई का नाम जो है चेन्नई, इस मद्रास का नाम चेन्नई कब हुआ? इस मद्रास का नाम चेन्नई, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी मद्रास हो गई फिर, और फिर लेकिन वो चेन्नई जो है वो मद्रास जो है चेन्नई कब बना? ये दूसरा क्वेश्चन है आज का, ठीक है? बताइएगा जल्दी से। ये आज का सेकंड क्वेश्चन है कि बताइए कि भाई चेन्नई नाम मद्रास का हुआ कब है? तमिलनाडु की जहां तक हम बात करें तो अभी हाल ही की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के राज्यपाल की जब हम आपसे कोई पूछे तो राज्यपाल की जब हम बात करें तो वो आर एन रवि हैं। कौन है? आर एन रवि, जो नागालैंड के राज्यपाल होते थे पहले। जब मैं यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करता हूँ तो मुख्यमंत्री स्टालिन साहब हैं। मुख्यमंत्री जो स्टालिन साहब है, डीएमके की सरकार यहाँ बनी हुई है। करुणानिधि, एमएस करुणानिधि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब सीटों की अभी हाल ही में बने थे, ये नए हैं दोनों, 234 सीटें वर्तमान में जो है वो यहाँ पर हैं। तमिलनाडु की जब हम बात करें, कोई आपसे पूछे कि इंडिया में यदि कोई विदेशी पर्यटक जो आए हैं पिछले साल, सर्वाधिक की जब हम बात करेंगे विदेशी पर्यटक जो आए हैं वो सर्वाधिक कहाँ आए हैं? इंडिया में तमिलनाडु में आए हैं, ठीक है? यदि मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी तमिलनाडु का नाम आता है। तुतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई जैसी बंदरगाहें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बंदरगाहें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये भी आप जानते ही होंगे। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से जहाँ संबंध की जब हम बात करेंगे तो इनका संबंध यहाँ से माना जाता है, ठीक है? जब यहाँ की बात करेंगे तो बड़ा फेमस पर्सनालिटी यहाँ से हमें मतलब इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को दी है। आर अश्विन हो या फिर जो मैं विश्वनाथन आनंद की जब हम बात करता हूँ, विश्वनाथन आनंद की जब हम बात करेंगे तो उनका संबंध भी यहीं से माना जाता है। जो हमारे पहले युवा ग्रैंड मास्टर थे, भारत के पहले भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर की बात करें, जिनको पहला राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, ठीक है? तो आर अश्विन, दिनेश कार्तिक की बात करते हैं, विश्वनाथन आनंद की बात करते हैं, ठीक है? महेश भूपति की बात करते हैं, तो ये सभी हमने जो है किसने दिया है? ये जब हम बात करेंगे तो तमिलनाडु से ही इनका संबंध माना जाता है, ठीक है? इसका भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार जब हम बात करेंगे यहाँ पर स्कूलों में इस योजना के तहत क्या हो रहा है? इस योजना के तहत स्कूलों में मार्गदर्शन केंद्र खोले जाएंगे। इसके तहत जब हम बात करेंगे स्कूलों में मार्गदर्शन केंद्र, स्कूलों में क्या खोला जाएगा? मार्गदर्शन केंद्र की जब हम बात करेंगे तो वो इसके तहत खोला जाएगा। किसकी जब हम बात करते हैं तो इस योजना के तहत हम कहेंगे तो। और उसी के तहत क्या होगा कि ये कहा गया है कि इस योजना के तहत 10 लाख युवाओं को 10 लाख युवाओं को जो है जो एक तरीके से कौशल विकास का ज्ञान इसमें दिया जाएगा।
और स्कूलों से इसकी शुरुआत होगी, मतलब स्कूलों में ही हम करेंगे। 10 लाख युवाओं को जो है एक तरीके से शैक्षणिक कौशल की बात करें या फिर कौशल की बात करेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री के मामले में कोई भी उनको नॉलेज देना है, तो वो इसके तहत, इस योजना के तहत दिया जाएगा। तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट बैंक सखी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट बैंक सखी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताइएगा। आपसे कोई पूछे कि इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है, ये कोई आपसे पूछ ले, तो उसका आंसर आप क्या देने वाले हैं? उसका सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यदि मैं प्राइवेट बैंकों की बात करता हूँ तो एचडीएफसी सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना? बिल्कुल जी। तो इसमें बताना है कि किस बैंक ने अभी हाल ही में जो है प्रोजेक्ट बैंक सखी अभी हाल ही में लॉन्च की है, ठीक है? और ये कहाँ पर किया गया है? तो जो प्रोजेक्ट बैंक सखी की जब हम बात करेंगे, तो इसको जब लॉन्च करने की बात आती है तो इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? उड़ीसा की जब हम बात करते हैं, उड़ीसा, ठीक है? उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। वो एक अलग बात है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का संबंध कहाँ से माना जाता होगा? पुणे से। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर होगा? पुणे में होगा भाई, है ना? इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का? वो पुणे में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में, ठीक है? जो एस राजीव वर्तमान में जो एमडी सीईओ इसके पद पर हैं। और इसके तहत क्या होगा, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या करने वाला है इस प्रोजेक्ट बैंक सखी के तहत, कि घर घर जाकर के अकाउंट खोलने वाले हैं। और क्या है, घर घर जो जाकर के जो हैं वो बैंक अकाउंट खोलने वाले हैं बस, ठीक है? जैसे अभी हाल ही में जब हम बात करेंगे, जैसे अलग अलग जगह, दिल्ली में मैं मेट्रो स्टेशन पर कल गुजर रहा था तो क्या बोल रहे हैं अक्सर, मैंने बस उससे ये पूछ लिया कि भाई साहब मेरे को उधर जाना है। सुन लो जी, आपका अकाउंट है एसबीआई में? वन नहीं जी। तो खुलवा लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको? मुखा जी। क्या बात है, इतना कैसे जो है। तो घर घर जाकर के बैंक अकाउंट खोलने वाले हैं। इसके तहत क्या होने वाला है? बिल्कुल जी, घर घर जाकर के और ऑनलाइन जो है आपका जो है घर बैठ करके ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा। ये अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो कर रहा है। अगला आता है, हाल ही में प्ले पास सब्सक्रिप्शन की शुरुआत जो है वो की है, किसने की है? ये प्ले पास सब्सक्रिप्शन की जब हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कौन करने जा रहा है? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या टाटा, ठीक है? इनमें से क्या इसका आंसर आप देने वाले होंगे कि किसने प्ले पास सब्सक्रिप्शन की शुरुआत अभी हाल ही में की है? और इसमें क्या होगा कि 1000 जो ऐप हैं वो इस सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा एक बार। उन 1000 ऐप पर आपको फ्री, मतलब जो है एड फ्री, आप वहां पर देख सकेंगे। एड फ्री जो है वो कंटेंट आप इस पर देख सकेंगे। ये जो है एक सब्सक्रिप्शन है। मतलब गूगल आपको ये सब्सक्रिप्शन देने वाला है, क्योंकि मतलब ऐप जो हैं सारी आपको गूगल पे ही रजिस्टर्ड करानी होती हैं, ठीक है? तो आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, कभी भी आप कुछ भी देखें, लेकिन उस पर आपको ऐड नहीं दे, मतलब आएगी कोई भी। बस आप कोई भी वीडियो देखें, किसी भी तरीके की कुछ भी देखें, मतलब किसी ऐप पर कुछ भी कर रहे हो। कई बार होता है ना कि आप किसी ऐप को यूज़ करते हैं तो इतनी सारी ऐड आपको देखने को मिलती हैं वहाँ पर, उसका इंतज़ार करना पड़ता है कि ऐड कब जाएगी। मतलब कई बार तो स्किपेबल होती है, कई बार नहीं होती, ठीक है? वो 20-20 सेकंड की, 25-25 सेकंड की जो हैं वीडियोज़ ऐड के रूप में आपको जो है वो ऐप पर मिलती हैं। तो आपको इसके तहत क्या होगा, ये किसने किया है? गूगल ने। वो गूगल जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, 1998 में, कैलिफोर्निया में जिसका हेडक्वार्टर है। कैलिफोर्निया की जब हम बात करेंगे, जिसका हेडक्वार्टर की बात आपसे कोई पूछे, अल्फाबेट की जब आपसे कोई पूछता है कि अल्फाबेट यहाँ इसकी पेरेंट कंपनी है, अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी की जब हम बात करते हैं, तो अभी हाल ही में आपने नाम सुना सुना होगा सुंदर पिचई का। आपने नाम सुना होगा सुंदर पिचई का, जो अल्फाबेट के भी जो हैं सीईओ हैं गूगल के साथ की जब हम बात करेंगे, तो सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के नागरिक माने जाते हैं ना, जो एक भारतीय मूल के नागरिक हैं। और बहुत सारे भारतीय मूल के नागरिक जो हैं वो अलग अलग संस्थाओं के एमडी सीईओ बने हुए हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर। तो अल्फाबेट इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसके एमडी सीईओ भी यही हैं। 1998 में कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई। गूगल की जब हम बात करेंगे तो उसी ने ये प्ले पास सब्सक्रिप्शन की शुरुआत अभी हाल ही में इनके द्वारा की गई है। अगला आता है, हाल ही में अश्नीर
एक और जो मैंने टाटा की जब हम बात करेंगे, टाटा मैंने ऑप्शन में लिखा, आपने नाम सुना होगा टाटा स्काई। टाटा स्काई नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। और आपको मैं भी बताया भी हूँ मैंने कि टाटा स्काई जो है, ये जो हम अभी हाल ही की जब हम बात करते हैं, तो ये टाटा स्काई का जो भी इन्होंने कंपनी बनाई हुई है, जो आप इसके तहत बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, तो वो जो है डिज्नी चैनल जो है, डिज्नी प्लस टाटा ग्रुप, उन दोनों का मिलाकर दोनों ने जो है मिलकर के टाटा स्काई को शुरू कर रखा है। लेकिन अभी हाल ही में 18 साल हो गया इसको ऐसा करते हुए, लेकिन 18 वर्ष बाद इस टाटा स्काई का नाम चेंज हो गया है। क्या नाम चेंज हो गया है? ठीक है, तो टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज कर लिया है, और क्या नाम चेंज कर लिया है? टाटा स्काई की बजाय टाटा प्ले होगा। क्या होगा? टाटा स्काई की बजाय अब इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम अब उसे टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा, ना कि टाटा स्काई। ठीक है, और डिज्नी और टाटा ग्रुप दोनों मिलकर के इसको चला रहे हैं। ठीक है, और दोनों मिलकर के जब हम बात करेंगे तो 18 वर्ष पहले इनका मर्जर हुआ था, लेकिन अभी उस मर्जर में इन्होंने कहा कि भाई हम टाटा स्काई की बजाय हम टाटा प्ले कर देते हैं इसको, ठीक रहेगा। मे बी क्या पता इससे कुछ फर्क पड़ जाए। चलो ठीक है, अगला चलते हैं। हाल ही में अश्नीर ग्रोवर ने हाल ही में किस कंपनी से जो है इस्तीफा दे दिया है? एमडी सीईओ की जब हम बात करते हैं, वो सीईओ होते थे यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो किसकी बात मैं कर रहा हूँ मैं? इन्होंने जो है भारत पे के ये सीईओ होते थे, और इसके संस्थापक सदस्य थे ये इसके संस्थापक सदस्य थे भाई। ठीक है, जब मैं अश्लील ग्रोवर की बात करता हूँ तो इनका जो करियर शुरू हुआ था, जो है इन्होंने आईआईटी से क्या किया है, मतलब बीटेक किया है दिल्ली से, ये आईएम दिल्ली से जब हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है, एमबीए किया है। ये बड़े लंबे समय तक आपकी इनको, अभी हाल ही में शार्क टैंक आपने सुना होगा, वो शार्क टैंक जो अभी सोनी लिव ऐप पर आता था, मतलब सोनी चैनल पर आपको देखने को मिलता था, तो वो शार्क टैंक में भी वो आपने उनको देखा होगा। मैं भी बहुत सारे बंदों ने देखा होगा शार्क टैंक में के बारे में, और सुना भी होगा, वो प्रोग्राम भी देखा होगा, तो उसमें थे। तो उनका एक स्टोरी अभी हाल ही में हुई थी कि जब वो कोटक में उन्होंने 6 से 7 साल तक कोटक महिंद्रा बैंक में वो डिप्टी, मतलब एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचे हैं। मतलब उन्होंने 2006 में कोटक को ज्वाइन किया था, और 12 13 तक आते आते, मतलब उन्होंने 2013 में छोड़ा। उसके बाद उन्होंने अलग अलग, जब जैसे चाहे मैं जियो की बात करता हूँ, या मैं जो है एक रूफर के नाम से एक ग्रोसरी एक ऐप थी, वो उनके द्वारा शुरू की गई थी, जिसका आजकल नाम ब्लिंकिट ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ नाम उसका चेंज हो गया है अभी। तो अब फिर उसके बाद 2018 में इन्होंने 2018 में इन्होंने भारत पे को शुरू किया। ठीक है, और वो भारत पे के ही संस्थापक सदस्य हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एट प्रेजेंट जो है, अ, इनका जो हिस्सा है वो 51% से कम है। ठीक है, एट प्रेजेंट उन्होंने जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा भाई साहब, कुछ टाइम पहले आपको पता है इनकी जो वाइफ हैं, उनको भी जो है इन्होंने बाहर निकाल दिया था कंपनी ने। अब भाई साहब आपको भी ये पद छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब इनको भी जो है इस्तीफा देना पड़ा कि भाई साहब आपने तो, क्यों? क्योंकि एक बार उन्होंने कोटक वाले लोन के मामले में ऐसा कुछ हुआ था कि उनको लोन लेना था 500 करोड़ रुपए, और वो नहीं दे रहे होंगे बैंक वाले, तो उन्होंने कुछ ऐसी बोला, बुरा भला बोल दिया था उस एम्प्लॉय को। तो वो ऑडियो जो है वो इधर उधर वायरल भी हो रखी है, और उन्होंने कहा था कि भाई मेरा नहीं है ये, तो ऐसे ही कुछ जो है गलत वो किया जा रहा है। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं सच होगी, तभी तो ऐसा हुआ है कि उनकी वाइफ को तो भी इस्तीफा देना पड़ा कि उन्होंने गलत पैसे का गलत यूज किया है। ठीक है, बिल्कुल आपने नायका नायका उसमें कोई पैसा लगाना था उनको। ठीक है, चलो वापिस आते हैं, नेक्स्ट हम बात करें। अगला है, मेरा पानी मेरी विरासत के तहत 2021-22 में कितने किसानों को धान की जगह कोई फसल जो है नहीं बोई इन्होंने? मतलब आपको पता होगा मेरा पानी मेरी विरासत, और मेरा पानी पानी मेरी विरासत की जब हम बात करेंगे, तो इसमें हमारी हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि धान की फसल जो है वो नहीं बोओ भाई आप। और धान की फसल नहीं बोओगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आप नहीं बोओगे तो आपको 7,000 रुपये दिए जाएंगे भाई। 7,000 रुपये प्रति एकड़ आपको मिलेगा। मतलब आप, पहले तो ये था कि बो मत उसको खाली छोड़ो, लेकिन अब ये है कि उसकी जगह कुछ और बोलो यार, इसकी जगह कुछ और बोओगे तो भी आपको 7,000 रुपये मिलेगा। तो ऐसा करने की जब हम बात आती है, तो कितने किसानों ने ऐसा किया कि 32,196 ने, 32,466 ने, 51,874 ने, और 3,45,600
83 ने। इस मेरा पानी मेरी विरासत की जब हम बात करते हैं, तो इस योजना की जब मैं बात करूँगा तो कितने किसानों ने ये किया है क्या कि भई उन्होंने जो अ, जब हम इसकी बात करेंगे तो कितने किसानों ने लगभग 32,196 किसानों ने क्या नहीं बोया, इसके कारण धान नहीं बोया। ठीक है? तो 32,196 किसानों ने धान नहीं बोया और वो 51,874 एकड़ भूमि पर, इतनी एकड़ भूमि पर मतलब क्या नहीं बोया गया? धान नहीं बोया गया। ठीक है? इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्या नहीं बोया गया? धान नहीं बोया गया। कितनी एकड़ भूमि पर भाई? 51,874 एकड़ भूमि पर कितने किसानों ने नहीं बोया? 32,196 ने। ठीक है? इसी के तहत एक और भी कहा गया है ना कि बाजरा भी मत बोओ आप, कि बाजरा नहीं बोने पर आपको कितना मिलेगा? आपको 4,000 रुपए प्रति एकड़ आपको मिलने वाला है यदि आप नहीं बोओगे तो। ठीक है? और अभी बाजरा का तो हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना में भी शामिल किया था। भावांतर भरपाई योजना में भी उसको शामिल किया था और भावांतर भरपाई योजना में उनको जो शामिल किया है, उसकी जब हम बात करेंगे तो वो जो है, उसके तहत क्या बोला गया है कि 600 रुपए प्रति क्विंटल आपको मिलेगा और वो 8 क्विंटल तक हो सकता है कि आप एक जो एवरेज जो है इतना उत्पादन हो सकता है, तो पर जो है एकड़ आपको लगभग 4800 जो है वो रुपए आपको हरियाणा सरकार अपने किसानों को देने वाली है। भावांतर भरपाई योजना, ठीक है, 600 रुपए का। और ये हमेशा कभी भी भावांतर भरपाई योजना में आपको पता ही होगा, इसमें हमेशा बागवानी फसलों को ही ऐड किया जाता है। ठीक है, इसमें हमेशा बागवानी फसलों को ही ऐड किया जाता है। ठीक है, नहीं तो कभी ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा सरकार ने इसको बागवानी फसलों के अलावा अन्य फसल को किस में शामिल किया हो, भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया हो, वो पहला हरियाणा ही पहला राज्य है। और वो कौन सा फसल की बात कर रहा हूं मैं? उसकी बात कर रहा हूं मैं, बाजरे की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, और जब ये भी आपको तब मिलेगा, एक तो जब हम बात करेंगे किसमें जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपने यदि आपने आपको रजिस्टर्ड करा रखा है, तो ही आपको ये जो है ये बाजरा के मामले में ये आपने कहा हो कि भाई मैंने अपने ना 10 एकड़ में बो रखा है जी, बाजरा बो रखा है। ठीक है, और वो इस पोर्टल पर उन्होंने अपने आप को ब्यौरा दिया हुआ है तो ही। जैसे वो होता है ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जब हम बात करता हूँ, तो वो उस फसल का बीमा भी आपको, जब मान लो फसल में कोई नुकसान हो जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी तरीके से, तो वो इसका इंश्योरेंस आपको तभी मिलेगा, तब आपने क्या कर रखा हो, तब आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपने आपको रजिस्टर्ड कर रखा हो कि भाई मैंने ये बोया है। ठीक है, फिर बोया है, उसके बाद जब हम बात करेंगे तो बोने से 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जब हम बात करेंगे, पहले इसको केवल फसल बीमा योजना बोलते थे। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा आजकल बोला जाता है इसको, 2015-16 की बात है इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके तहत जो है वो 1.5% और 2% प्रीमियम राशि देनी होती है रबी और खरीफ की फसलों के लिए, ज़्यादा नहीं है। तो उन्हीं को ये मिलता है और मतलब कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, जैसा आपको पता है रियलिटी क्या है। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में पीजीआईएमएस के नए डीन बनाए गए हैं। पंडित भगवत दयाल जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी की जब हम बात करेंगे, पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी रोहतक की जब हम बात करते हैं, ये पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी रोहतक जो है, ये यूनिवर्सिटी के रूप में जब हम आपसे कोई पूछे तो यूनिवर्सिटी के रूप में कब बना था ये? एमडीयू, मतलब जैसे एमडीयू भी है यहाँ पर, महर्षि दान यूनिवर्सिटी की जब बात करेंगे तो वो तो 1976 में बनती है, 1976 में। ये 2008 में बना है या 2009 में, 2008 में या 2009 में? बताइएगा मुझे जल्दी से कमेंट करके। आज का तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कि भाई पीजीआई पंडित भगवत दयाल जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी की जब बात करेंगे, पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी मानी जाती है हमारे प्रदेश की। ठीक है, हमारे हरियाणा प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 1960 से ये केवल इंस्टीट्यूट के रूप में था। और पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पर इनका नाम रखा हुआ है, जिन्होंने बेरी झज्जर से जिन्होंने क्या किया है, 10वीं की परीक्षा ग्रहण के, जिनका संबंध माना जाता है झज्जर जिले से, पंडित भगवत दयाल शर्मा की जब हम बात करेंगे। पंडित भगवत दयाल शर्मा किन 2 राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं ना? अरे मुख्यमंत्री के बारे में मैंने आपको बताया था, तब जो है आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप भाई कल शाम को 3 बजे से हरियाणा की मैराथन क्लास हो रही है।
3 बजे से रात 11 बजे तक, ठीक है। तो लगभग 6 से 7 घंटे ये क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास। इसमें हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर दोनों और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो उस क्लास में आप जरूर आइएगा, तब पता चल जाएगा आपको कि कैसे मुख्यमंत्री के बारे में या सब के बारे में आप अच्छे से जान रहे होंगे। तो क्या है, अनीता सक्सेना और या डॉक्टर कुलदीप सिंह लालर, कुलदीप सिंह जी को क्या बनाया गया है, अभी हाल ही की बात करेंगे तो ये पंडित भगवदयाल यूनिवर्सिटी में डीन बने हैं, ठीक है। किसने जो है बनाया है, अनीता सक्सेना। या अनीता सक्सेना की बात करेंगे तो ये वाइस चांसलर हैं अभी पीजीआई की जब हम बात करेंगे तो अनीता सक्सेना जो वीसी हैं, और उन्होंने डॉक्टर कुलदीप सिंह लालर को क्या बनाया गया है, वहां पर उनका डीन इनको नियुक्त किया है, ठीक है, पंडित भगवदयाल यूनिवर्सिटी की जब हम बात करेंगे। तो अगला है, रवि दहिया ने हाल ही में थासर डोंगू जो है रेकिवा सीरीज में कौन सा पदक जीता है। रवि दहिया की जब हम बात करेंगे उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो इन्होंने कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक। अरे ये वही रवि दहिया हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी हमें पदक दिलाया था, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी पदक दिलाया था। इनको खेल रत्न भी दिया जा चुका है ना, क्या इनको खेल रत्न भी दिया गया है, क्या इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी जो दिए गए हैं, कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं, अभी हाल ही में 12 खिलाड़ियों को मिले हैं ना, 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। अभी उनका नाम राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद हुआ था, ये आपको पता ही होगा। तो टोक्यो ओलंपिक में भी ये हमारे लिए बस गोल्ड जीतने से एक कदम दूर रह गए, कोई बात नहीं, बन जाती है बात, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन्होंने, इन्हीं रवि दहिया ने, जिनका संबंध सोनीपत से माना जाता है, जिनका संबंध सोनीपत से माना जाता है, और टोक्यो ओलंपिक में तो इन्होंने जो पदक जीता था, बस गोल्ड से चूक गए, वो था 57 किलोग्राम भार वर्ग में। लेकिन उन्होंने यहाँ जो पदक जीता है वो जीता है 61 किलोग्राम भार वर्ग में, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ये पदक जो जीता है वो 61 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, ठीक है। मतलब 61 kg, याद रखिएगा, 57 और या 61 दोनों अलग अलग जब हम बात करेंगे, जिनका संबंध सोनीपत से माना जाता है। और ये जो चैंपियनशिप हो रही थी ये कहाँ पर हो रही थी, इस्तांबुल में हो रही थी। ये इस्तांबुल पड़ता कहाँ है, इस्तांबुल कहाँ पड़ता है, इन इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, इस्तांबुल में इनका जो है वो आयोजन हुआ था भाई। ये इस्तांबुल उज्बेकिस्तान में है, तुर्की में है, मिस्र में है, सूडान में है, कहाँ है ये बताइए जल्दी से, ठीक है। इसका आंसर भी आप मुझे दे दीजिएगा। उसके अलावा जब हम बात करेंगे तो इसी चैंपियनशिप में दीपक पूनिया, दीपक पूनिया की जब हम बात करेंगे तो उन्होंने भी हमें पदक दिलाया है। और दीपक पूनिया की जब बात करेंगे तो इन्होंने 92 किलोग्राम भार वर्ग में हमें कांस्य पदक दिलाया। भारतीय टीम की जब हम बात करते हैं तो कांस्य पदक इन्होंने दिलाया। ये क्या खेलते हैं अभी तो ये तो पता होगा ही, क्या करते हैं भाई, ये बॉक्सिंग करते हैं या जो है कुश्ती खेलते हैं। रवि दहिया की जब हम बात करेंगे, मैं भी आप सब जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कांस्य पदक 92 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। दीपक पूनिया की बात करेंगे। उसी प्रकार जब हम बात करेंगे अमन, अमन और एक है ज्ञानेंद्र, एक ज्ञानेंद्र है और एक अमन है, इन्होंने भी हमें कांस्य पदक दिलाए हैं। जब अमन की बात करता हूं तो उनका जो है वेट कैटेगरी है 57 किलोग्राम, और ज्ञानेंद्र की जब हम बात करते हैं तो उसकी कैटेगरी है 60 किलोग्राम। तो इन में भी इन्होंने भी हमें कांस्य पदक दिलाए। लेकिन जब मैं रवि दहिया की बात करता हूं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी हमें पदक दिलाया था, उनकी जब हम बात करेंगे तो वो स्वर्ण पदक जो है वो उन्होंने भारत की झोली में डाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में किन विधायकों को, किन विधायकों को 2021 के लिए हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया है, ठीक है। किन किन को किया है तो हम बात करेंगे तो ये दोनों नाम आता है, ना कि एक भाई, निर्मल रानी और नीरज शर्मा। मतलब इनको 2021 के लिए, आपको पता है कि हमारे यहाँ अभी हाल ही में 2 मार्च से हरियाणा में बजट स्तर शुरू हो गया है, ठीक है। बजट स्तर की जो है वो शुरुआत हो गई है। और जब बजट स्तर की जो शुरुआत हुई तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, जो मनोहर खट्टर जी हैं, और राज्यपाल साहब हैं जो हमारे बंडारू दत्तात्रेय हैं, उन्होंने किसको, महिलाओं में निर्मल रानी और पुरुषों में नीरज शर्मा, इन दोनों को क्या दिया है, सर्वश्रेष्ठ विधेयक, सर्वश्रेष्ठ जो है विधायक जो है हमारे यहाँ, एक तरीके से एमएलए की जब हम बात करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में इनको जो है पुरस्कृत अभी हाल ही में किया है। और इसके लिए उनको कितनी राशि दी जाती है, सर्वश्रेष्ठ विधायक को 1 लाख रुपए उनको जो है पुरस्कार राशि के रूप में भी दिए गए हैं। इन दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा,
कितना 1 लाख रुपए, इनको दोनों को 1-1 लाख रुपए, दोनों को अलग अलग है ये, दोनों को 1-1 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में भी दिया गया। भाई साहब आपने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है जो है पिछले साल, तो वो हर साल ये जो सर्वश्रेष्ठ विधायक दिए जाते हैं भाई, तो इन दोनों का नाम लिया जाता है। अगला है, हरियाणा के किस जिले में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल ऑटो को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जहां पर हेलीएड बनेगा, एक तरीके से हेली हेट बनेगा, जहां पर जो है हेलीकॉप्टरों का मेंटेनेंस होगी। वहां पर जब हम बात करें गुरुग्राम से, तो वो गुरुग्राम की, इसका मतलब क्या हुआ है, गुरुग्राम की जब बात कर रहा हूं मैं, तो गुरुग्राम में क्या किया गया है, मतलब कई सारे हमारा जो एनसीआर पड़ता है, एनसीआर की जब हम बात करेंगे तो लगभग 100 किलोमीटर एरिया में बोला गया है अब, तो कई सारी चीजें जैसे करनाल को भी एनसीआर से अलग करने की बात चल रही है। तो गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला बन गया है, ऐसा जिला बच गया है जहां पर क्या किया गया है, एकमात्र जिला हरियाणा का जहां पर क्या किया गया, 10 साल पुराने तो डीजल और 15 साल पुरानी जो है पेट्रोल जो ऑटो हैं, ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई साहब आप जो है ये ऑटो नहीं चला सकते जिनकी उम्र 15 साल हो चुकी है पेट्रोल में, और डीजल में जिनकी उम्र 10 साल हो चुकी है। तो गुरुग्राम की जब हम बात करेंगे, तो अभी बताइएगा, ये मैं तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूँ, हाल ही में गुरुग्राम की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की गुरुग्राम की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, बताइएगा। मतलब आपको पता होगा, शतरंज खेलते हैं, वो क्या नाम है उनका, बताइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब मनाते हैं, 8 मार्च को। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में जो हरियाणा सरकार जो है अपना बजट पेश करने वाली है, कब हरियाणा जो है अपना बजट कब पेश करेगी, तो बजट कब पेश होने वाला है भाई, तो वो भी 8 मार्च को ही होने वाला है। हमारा बजट के पेश कब पेश होगा, 8 मार्च को ही पेश किया जाएगा। वित्त बजट की जब हम बात करते हैं 2022-23 का, 2022-23 की जब हम बात करेंगे तो हरियाणा का बजट भी 8 मार्च को आएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह की शुरुआत हुई है, तो उसकी शुरुआत वो सप्ताह 1 से 8 मार्च तक ये मनाया जा रहा है। 1 से 8 मार्च की जब हम बात करेंगे तो ठीक है, ये सप्ताह की शुरुआत की जा चुकी है। और कौन करेगी, वो करेंगी स्मृति ईरानी करने वाली हैं। ये हमारे बाल विकास महिला बाल विकास शिक्षा मंत्रालय जो है, महिला बाल विकास मंत्रालय इनके पास है ना, तो वो स्मृति ईरानी जो है उन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का जो है उद्घाटन किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन की जब हम बात करते हैं, तो दिल्ली में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। अगला आता है, मतलब निर्मला सीतारमन हमारी क्या है, निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री हैं, ये नहीं, इन्होंने नहीं किया है भाई, ये बड़ी अच्छी नॉलेज रखती हैं हमारे वित्त बजट के बारे में। मोदी जी प्रधानमंत्री है, ममता बनर्जी इसलिए डाल दिया मैंने कि भाई आप लगा सकते हैं इसका आंसर, ज़्यादा तो आप ये लगाते हैं जिसको नहीं पता है कि कौन सी मंत्रालय इनके पास है। तो ममता बनर्जी तो तीसरी बार क्या बनी है, वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की। अगला है, हाल ही में नेक की टीम आती है ना कॉलेजेस में, कि भाई वो नेक की टीम क्या करती है कि आपको ग्रेड देती है, अलग अलग 8 अलग अलग तरीके से ग्रेड दी जाती हैं, जिसमें होता है ना कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है भाई A+ ग्रेड है, A++ है, ए है, बी है, B+ है, B- है, इस तरीके से। तो इस तरीके से 8 कैटेगरीज अलग अलग बांटी हुई हैं। जब मैं नेक की बात करता हूँ, जब मैं नेक की बात करता हूँ, तो ये जो नेक है वो जो शुरुआत हुई थी, इसको बनाया गया था 1994 में, 1994 में बनाया गया था। और बंगलुरु में ये हेड ऑफिस है इसका, बंगलुरु में कर्नाटका में इसका हेड ऑफिस है। नेक की जब हम बात करेंगे तो मतलब क्या होता है, नेक के एब्रीविएशन लिखो जल्दी से, इसकी नेक की एब्रीविएशन जल्दी से लिख लीजिएगा भाई। क्या आती है कि नेशनल जो है, आगे क्या आपको बोलेंगे आप, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन की जब हम बात करेंगे तो नेशनल असेसमेंट एंड जो है एक्रीडिशन, जो जब हम बात करेंगे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन, तो उन अभी हाल ही में नेक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, डेफिनेटली ये किसके अंडर में आता होगा, यूजीसी के अंडर में आता होगा। यूजीसी, वो यूजीसी जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करेंगे, जिसकी स्थापना कब होती है, 1956 में होती है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है भाई, किसका, यूजीसी का। तो इसमें
प्रोफेसर जगदीश कुमार, प्रोफेसर सुनील अरोरा, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन और प्रोफेसर राजीव सक्सेना। बताइएगा। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो भूषण पटवर्धन की जब आपसे कोई पूछे, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को क्या बनाया गया है, ये नेक के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जब आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा कि भाई यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं जगदीश कुमार। तो यूजीसी के कौन है, यूजीसी के प्रोफेसर जगदीश कुमार हैं। और भूषण पटवर्धन जो है वो नेक के अध्यक्ष हैं। वो किसके अध्यक्ष हैं, वो उनको नेक का अध्यक्ष बनाया गया है। इसको नोट करके रखिएगा भाई। चलो आगे चलते हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, मतलब भेदभाव ना हो किसी के साथ, तो उसकी जब हम बात करेंगे तो ये भेदभाव दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। क्या इसका सही आंसर आप दे रहे हैं। शून्य भेदभाव दिवस की बात करेंगे तो कब मनाते हैं भाई, इसको 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस, मतलब इक्वलिटी हो सभी के बीच में। जब आपसे कोई पूछे सभी के बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए, तो कोई आपसे पूछे कि एट प्रेजेंट जब आपसे पूछे कि 1 मार्च को तो हमने क्या मनाया, शून्य भेदभाव दिवस। अभी हाल ही में अभी आपने नाम सुना होगा, जमशेद जी टाटा का नाम सुना है, जमशेद जी टाटा, ठीक है, जमशेद जी टाटा का नाम सुना है। उनको आप मे भी आपने याद किया हो। जमशेद जी टाटा एक तरीके से टाटा ग्रुप के जो है स्थापना करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और ये जमशेद जी टाटा की जब हम बात करेंगे तो उनकी 183वीं जयंती है। उनकी 183वीं जयंती हम मना रहे हैं। 183वीं जयंती की कोई आपसे पूछे तो वो अभी आप मना रहे हैं कब, 3 मार्च की जब हम बात करेंगे, कब मना रहे हैं, 3 मार्च को, जिन्होंने जमशेद नगर की स्थापना करी थी। ठीक है, बिल्कुल टाटा ग्रुप के शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जब आपसे कोई पूछे 2 मार्च की, कोई आपसे पूछ ले 2 मार्च की, तो हाल ही में जब हम बात करेंगे तो सरोजनी नायडू का जन्मदिन आता है। सरोजनी नायडू की जब हम बात करेंगे तो इन सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो इनकी पुण्यतिथि हम मनाते हैं। इनकी पुण्यतिथि की जब हम बात करते हैं तो वो हम कब मना रहे हैं, सरोजनी नायडू की हमने मनाई 2 मार्च को। और वो सरोजनी नायडू वही हैं जो यूपी की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। जो यूपी की पहली, जब हम बात करेंगे पहली महिला राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो वो रही हैं। और ये इनका हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया था। ये 1949 की बात है, 1949 में जब ये राज्यपाल थी यूपी की, उस समय पर मतलब पद पर रहते हुए इनका हार्ट अटैक से निधन हुआ था। सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो भी किसका नाम आता है, सरोजनी नायडू का नाम जो है वो आप लेते हैं। ये यूपी की राज्यपाल रही हैं, जिनको हम जो है भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। ये जानते हैं क्या आप, भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। इनको जो है केसरी हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया हुआ है। ब्रिटिश, जब केसरी हिंद की जब हम बात करेंगे 1928 की बात है, 1928 की में आपसे कोई पूछे 1928 में इनको क्या मिला हुआ है, केसरी हिंद से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1928 1928 में इनको केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। चलो आगे चलते हैं। आईपीसीसी की पर्यावरण पर 6वीं रिपोर्ट, उसका दूसरा संस्करण मार्च 2022 को जारी किया गया है। का मुख्यालय कहाँ पर है। आईपीसीसी ये क्या करती है, ये एक संस्था है जो क्या करती है कि पर्यावरण को लेकर के हमें डाटा बताती है कि भाई आप इतना टेम्परेचर पूरे मतलब आने वाले पर ईयर इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, और हमारा जो मुंबई है वो डूब जाएगा। हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मतलब हमारे इंडिया में सूखा पड़ जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं ये जो हैं ये बताता रहता है आईपीसीसी। आईपीसीसी की जब हम बात करूं तो इन्होंने, इनकी जब हम बात करते हैं तो इन आईपीसीसी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने आज तक वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने आज तक 6 रिपोर्ट दी हैं। आज तक इन्होंने कितनी रिपोर्ट दी हैं, 6 रिपोर्ट उन्होंने दी हैं, जिनकी शुरुआत हुई थी 1990 से। 1990 में इन्होंने रिपोर्ट को देना शुरू किया था, 1990 में दी, 1995 में इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई, 2001 में दी गई, 2007 में दी गई। ठीक है, इस तरीके से 2007 में दी गई, फिर 2015 में दी गई, फिर 2021 में दी गई, फिर 2022 में दी गई है। मतलब ये 21-22 में क्या दिया गया है, ये जो 6वीं जो रिपोर्ट है वो 2021 में आई थी, पहला इसका एडिशन। दूसरी जो है इसका मतलब एक तरीके से पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 2022 में अभी आया है, मार्च में 2 मार्च को। उसी प्रकार जो है इसका जून जुलाई में इसका तीसरा, चौथा और 5वां एडिशन भी आने वाला है। तो ये क्या कह रही हैं
कि भाई हमारा जो सिचुएशन है बड़ी ख़राब चल रही है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसी के तहत, इस आईपीसीसी के तहत ही यूनाइटेड नेशंस की जो एफसीसी की जब हम बात करेंगे, उसकी स्थापना भी एक अर्थ समिट हुई थी। उस अर्थ समिट में इसी की स्थापना की गई थी 1992 में। इसी की देन है, ये आईपीसीसी की ही देन मानी जाती है। अभी हाल ही में उनका 6वीं बार 2022 में क्या आया है, बिल्कुल जी, इनकी रिपोर्ट अभी हाल ही में देखने को मिली है। याद रखिएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई 2100 में हमारा जो टेम्परेचर है, जब 2100 के साल में जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का। और जिससे बल जो है ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। बहुत सारे जो है शहर डूब जाएंगे जो समुद्र के किनारे हैं। हमारे जैसे इंडिया को भी उसका अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। अगला है, भारत और अमेरिका के बीच में आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तब भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा जो है वो अच्छी रक्षा सहयोग हो, तो उसको मजबूत करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है। तो वो लखनऊ में, दिल्ली में, आगरा में या सेंट पीटर्सबर्ग में, कहाँ पर हुआ है ये एक बार बताइएगा जल्दी से। दिल्ली में हुआ है, आगरा में हुआ है, या कहीं और हुआ है? जल्दी से ये बैठक की जब आपसे कोई पूछे। और ये बैठक कब हुई है? ये बैठक हुई है 1 और 2 मार्च को। 1 और 2 मार्च 2022 को इसका आयोजन हुआ है। 1 और 2 मार्च 2022 को इसका आयोजन हुआ है। इस बैठक की जब हम बात करेंगे तो लखनऊ मैंने ऐसे ही दिया है, ठीक है। और सेंट पीटर्सबर्ग भी नहीं है, या तो दिल्ली है या आगरा है। तो ये बैठक कहाँ पर हुई है? ये आगरा में हुई है, ना कि दिल्ली में। चलो आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का कुछ का क्षेत्र मूल्यांकन की शुरुआत कब की गई है? मतलब अभी जो स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो 2022 का स्वच्छ रैंक सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है भाई। और ये इसकी शुरुआत 1 मार्च से शुरू हो चुकी है, 1 मार्च से। और इसमें क्या होगा कि पहले तो क्या होता था कि पहले तो 40% जो है जिलों को ही इसमें एक स्टेट के 40% जिलों को इसमें शामिल किया जाता था। लेकिन अभी पहली बार होगा कि इसमें 100% जिलों को, मतलब बिल्कुल वार्ड लेवल तक जो है वो सर्वे होने वाला है। वार्ड लेवल तक सर्वे होने वाला है इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में। और जब उसकी हम बात करेंगे तो इसमें पहली बार जिले को रैंकिंग देने की शुरुआत होगी। पहली बार जिलों की को रैंकिंग देने की शुरुआत अभी की जाएगी। जिलों को रैंकिंग देने की शुरुआत अभी होगी। उस समय पर जब इसकी शुरुआत पहली बार हुई थी 2016 में, 2016 में पहली बार हुई थी, उस समय पर कितना, और एट प्रेजेंट की जब हम बात करेंगे 2021 में, तो कितने, उस समय पर बहुत ही कम शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें केवल 73 शहर थे। जिसमें केवल 73 इसमें शहरों को शामिल किया गया था, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर थी। जिसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 10 लाख से ऊपर थी। उन केवल 73 शहरों को शामिल किया गया था। और अभी जब 2021 की जब हम बात करेंगे तो इसमें 4320 4320 जो है वो शहरों को इसमें शामिल किया गया है। कौन से शहरों को? 4320 शहरों की जब हम बात करेंगे तो 21 में इतने शहरों को ये शामिल किया गया है, ठीक है। 4320 शहरों को, जो एक कहाँ 73 है और कहाँ 4320 है, जो बढ़ करके जैसे 434 हो गया 17 में, फिर 18 में 4203 हो गया, 2019 में 4237 हो गया, 2020 में 4242 हो गया, और अभी 2021 में 4320 शहर, ठीक है। इस तरीके से इनको शामिल अभी हाल ही में किया गया है। हमेशा ऊपर तो रहता है, इंदौर ही रहता है। देखते हैं कि अब की बार कौन ऊपर जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश इंदौर सबसे पहले नंबर पर रहता है। हमारे यहाँ करनाल, कुरुक्षेत्र ना, करनाल, गुरुग्राम और जो है पंचकुला का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है हमेशा। अगला है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? राष्ट्रीय बाल की जब हम बात करते हैं, अधिकार संरक्षण आयोग की जब हम बात करेंगे, उन्होंने जो है अपना 17वां जो है स्थापना दिवस मनाया अभी हाल ही में। और उसमें स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के रूप में थी। उसमें स्मृति ईरानी जो है वो, जो बाल विकास शिक्षा मंत्री जिनके पास मंत्रालय है, तो वो जो है वो इसकी चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में जो है भाग ले रही थी। मुख्य अतिथि के रूप में भाग ये ले रही थी। उन्होंने अभी हाल ही में अपना 17वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है। इसको भी नोट करके रखिएगा। तो इस तरीके से आज जो क्लास जो है बहुत बड़ी क्लास नहीं थी, ठीक है। आज मुझे कहीं थोड़ा सा जाना है भाई, तो बहुत मतलब थोड़ा जल्दी हूँ। तो आप जल्दी से ये जो आप सामने देख रहे हैं अभी सेशन कैसा लगा, सबसे पहले एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा ऑफलाइन होने के बाद। और जो मैंने दोनों तीनों क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब आपको जरूर देना है।
ठीक है? बिल्कुल जी। सेशन को ज़रूर बताइएगा, सेशन कैसा रहा? अच्छा है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बस उससे ही मैं संतुष्ट हूँ। और फिर उसके बाद कल हम 3 बजे से शुरुआत होगी और रात 11 बजे तक हम हरियाणा जीके आपको देने वाले हैं और ऐसा गर्दा उड़ाएँगे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, हरियाणा जीके इस तरीके से पढ़ी जा सकती है। कुछ नए क्वेश्चंस हरियाणा जीके में भी नए क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए मैंने बनाए हैं पीपीटी में, ठीक है? और मैडम और सर भी ऐसा ही करने वाले हैं। बिल्कुल हमने तीनों ने सोचा कि कुछ नया भी दिया जाए, जिससे और नए अच्छे क्वेश्चन जो हैं डीप में दिए जाएँ बच्चों को, जिससे एग्ज़ाम में भी यदि पूछा जाए तो वो लगे कि हाँ, हमने वो मैराथन क्लास लगाई थी। साथ-साथ में हम साल भर का करंट अफ़ेयर भी आपको देने वाले हैं। पूरे साल भर का करंट अफ़ेयर भी आपको इसके साथ-साथ में मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। तो इस क्लास के लिए कल शाम को आप 3 बजे से 11 बजे तक बिल्कुल बगैर कोई बीच में जो है इंटरप्ट करे और उस क्लास को पूरी लगाना है मैराथन क्लास को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम-राम, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।